हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंस्पायरिंग माइंड्स ऑनलाइन क्लासेस। सो मोशन टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं। आज एक नया टॉपिक सीखना है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो टॉपिक आज जो हम सीखने जा रहे हैं दैट इज अबाउट रिलेटिव वेलोसिटी। अब ये रिलेटिव वेलोसिटी जो टॉपिक है ये आप बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, 9th क्लास में भी आपने ये टॉपिक के बारे में पढ़ा है। तो इसके बारे में हमेशा कंफ्यूजन ही रहती है कि रिलेटिव वेलोसिटी में जो बेसिकली कॉन्सेप्ट रहता है कि ये कि किसके विद रिस्पेक्ट क्या चीज देखनी है। रिलेटिव मतलब किसी एक बॉडी के विद रिस्पेक्ट दूसरे की वेलोसिटी पता करनी हो, तो किसके विद रिस्पेक्ट क्या, ये सारी बातें यहाँ पे कंफ्यूज रहती हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी जो बेसिकली डिपेंड करती है सबसे ज्यादा, वो डिपेंड करती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर। रिलेटिव वेलोसिटी डिपेंड करती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कि ऑब्जर्वर के ऊपर, कि ऑब्जर्वर का नजरिया कैसा है, ऑब्जर्वर कैसे देख रहा है। तो ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंगली रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो मायने रखता है कि किस तरह से फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और कैसे हमने उसकी वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है। जैसे कि मान लीजिए कि आप यहाँ पे खड़े हो या आपका भाई आगे एक ट्रॉली के ऊपर मूव कर रहा है। ये ट्रॉली है एक, ये ट्रॉली के ऊपर एक आपका ही भाई मूव कर रहा है। ये मूव कर रहा है किसी स्पीड के साथ दैट इज 10 किलोमीटर पर आवर। अब आप हो ए, ये है बी, आप ऑब्जर्वर हो, आप देख रहे हो, आप यहाँ पे खड़े देख रहे हो कि भाई वो कैसे जा रहा है। तो यू आर द ऑब्जर्वर। आप कौन हो? आप एक ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंगली वो पर्सन की वेलोसिटी क्या होगी, ये फाइंड आउट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? रिलेटिव वेलोसिटी का इस्तेमाल करते हैं। ऐसी अगर मान लीजिए थोड़ी देर बाद ही आफ्टर सम टाइम आप दोनों भाई, ये और ये दोनों ही इस ट्रॉली के ऊपर मूव करने लगे, दोनों ट्रॉली के ऊपर चढ़ गए और ये जो ट्रॉली है वो वही स्पीड के साथ ही चल रही है। अब आप हो ए, ये है बी, तो ए को बी की वेलोसिटी किस तरह की लगेगी, बी को ए की वेलोसिटी किस तरह की लगेगी। तो ये सारी बातों का जवाब जो है किसके अंदर छिपा हुआ है? रिलेटिव वेलोसिटी के अंदर छिपा हुआ है। तो हम थोड़ी देर बाद इनके ऊपर आते हैं कि भाई अगर आप बाहर ऑब्जर्वर हो, आप बाहर खड़े हो और कोई पर्सन मूव कर रहा है तो रिलेटिव वेलोसिटी किस प्रकार की, जैसे कि दो पर्सन ट्रेन के अंदर मूव कर रहे हैं, बाहर एक लड़का इस ट्रेन को ऑब्जर्व कर रहा है, ट्रेन मूव कर रही है, तो बाहर वाले खड़े हुए लड़के को ट्रेन की स्पीड किस तरह की नजर आएगी। ये सारी बातों का जवाब जो है वो किस तरह से दिया जाएगा? रिलेटिव वेलोसिटी के जरिए दिया जाएगा। ठीक है, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी का आंसर कैसे देंगे हम, ये जवाब कैसे देंगे, उससे पहले आते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी होती क्या है। कहने का मतलब कि असल में इसकी डेफिनेशन क्या है। तो रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब है कि एक बॉडी का डिस्प्लेसमेंट दूसरे के अकॉर्डिंगली चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कि भाई एक बंदा अपने डिस्प्लेसमेंट दूसरे के अकॉर्डिंगली कितनी चेंज हो रहा है, कितनी चेंज कर रहा है टाइम के अकॉर्डिंगली, उस कॉन्सेप्ट को हम क्या नाम देते हैं? रिलेटिव वेलोसिटी का नाम देते हैं। कि अगर ये बॉडी है, ये मूव कर रही है, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट है कुछ ना कुछ, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट कितने समय में चेंज हो रही है, ठीक है, तो वो एक बॉडी के विद रिस्पेक्ट, तो वो कॉन्सेप्ट क्या होगा? रिलेटिव वेलोसिटी होगा। तो वी कैन कोट द डेफिनेशन हियर कि व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी, दैट इज time rate of change of relative displacement of one body with respect to other। दूसरे के अकॉर्डिंगली एक बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना चेंज हो रहा है, उसे हम क्या नाम देंगे? उसे हम रिलेटिव वेलोसिटी का नाम देंगे। अब रिलेटिव वेलोसिटी ढूंढनी कैसे है, ये अब हमारा मेन टारगेट है कि हाउ वी कैन जज द वेलोसिटी ऑफ दीज टू बॉडीज, कि ये दोनों एक दूसरे के अकॉर्डिंगली कितनी वेलोसिटी के साथ जा रही हैं, यानी कि इनका रिलेटिव वेलोसिटी अगर निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हम कंसीडर करते हैं इन दोनों को ही, ये दोनों बॉडीज को मूव कर मान के चलते हैं कि एक ये बंदा है, यहाँ पे मैं एग्जांपल मान के चलता हूँ कि एक ये बॉडी है
ये मूव कर रही है va वेलोसिटी के साथ, एक दूसरी बॉडी है ये मूव कर रही है vb वेलोसिटी के साथ। सो वी कैन कंसीडर टू बॉडीज moving with velocities va and vb. So according to equation of यूनिफॉर्म मोशन, अब लास्ट लेक्चर में हमने यूनिफॉर्म मोशन की इक्वेशन का जिक्र किया था, x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी टी। तो यूनिफॉर्म मोशन के अकॉर्डिंगली अब एक एक करके हम देखते हैं कि फॉर बॉडी ए उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी बॉडी ए के लिए, तो वो कितनी होगी एक्स ए इक्वल टू एक्स नॉट ए प्लस वी ए इंटू टी। तो हम इमेजिन करके चलते हैं कि एक्सेस में क्या है उसकी एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट, ये क्या था उसका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन से, ये उसकी क्या है वेलोसिटी और समय कितना ले रहा है वो टी। इसी तरह से बॉडी बी के लिए, फॉर बॉडी बी मोशन की इक्वेशन क्या आएगी एक्स बी एक्स नॉट बी प्लस वी बी इंटू टी। ये हमारे पास क्या आ गई, दोनों इक्वेशंस आ गई यूनिफॉर्म मोशन के रिलेटेड। ठीक है जी, तो ये बेटा हमेशा याद रखना है, ये वेक्टर फॉर्म में होता है। आप क्या कीजिए, आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए सेकंड फ्रॉम फर्स्ट या फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो आंसर कितना आएगा एक्स बी माइनस एक्स ए। सबसे पहले आंसर तो यही आया एक्स बी माइनस एक्स ए, ये आप कर दीजिए सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड इक्वल टू एक्स नॉट बी माइनस एक्स नॉट ए प्लस वी बी माइनस वी ए। समा दोनों का सेम ही है और ये कितना आ गया टी। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या बन गई, एक इक्वेशन बन गई। अब इसको मैं क्या बोलूंगा, व्हाट इज दिस, इसको आप बोलोगे कि भाई ये क्या थी हमारे पास जो x, जैसे अब हमारे पास इक्वेशन होती है x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी टी, उसमें x क्या होता है, इसे हम बोलते हैं फाइनल डिस्प्लेसमेंट। x नॉट क्या होता है, इसे हम बोलते हैं इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। तो एक्स बी माइनस एक्स ए क्या है, दैट इज फाइनल रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। एक्स नॉट बी माइनस एक्स नॉट क्या है, दैट इज इनिशियल relative displacement। VB minus VA क्या है, that is called change in displacement। VB minus VA क्या है, change in displacement। तो अब क्या देखा गया कि relative velocity क्या होती थी, relative velocity होती थी टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ relative displacement ऑफ वन बॉडी विद रिस्पेक्ट टू अनदर। तो इसका मतलब कि अगर relative velocity की बात करें, relative velocity ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, तो क्या माना जाएगा, दैट इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो relative velocity ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कितनी VB माइनस VA, ऊपर T नीचे V, टाइम के साथ टाइम क्या हो गया कैंसिल, वेक्टर लगाना मत भूलना। तो लीजिए relative velocity आ गई कि B अगर A को देखेगा तो उसकी वेलोसिटी वो क्या बोलेगा, VB माइनस VA। और दोनों की डायरेक्शन क्या थी, दोनों की डायरेक्शन यहाँ पे क्या चल रही थी, दोनों की डायरेक्शन यहाँ पे सेम चल रही थी। ठीक है बच्चों, सो मैं बताना क्या चाहता हूं, ये तो मैंने एक तरह से आपको तरीका बताया कि हाउ ही कैन फाइंड आउट द रिलेशन फॉर रिलेटिव वेलोसिटी। लेकिन जो मुद्दे की बात आई, अब जो मेन बात आई है सामने, वो ये कि कभी अगर मैं आपको बोल दूं कि हमें रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है, तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप
हमारे सामने आ चुका है कि अगर दो बॉडीज का रिलेटिव वेलोसिटी आपको निकालना है, जैसे कि एक बॉडी थी VA, एक बॉडी थी VB, उसका हमें रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, अगर B का देखना है किसके विद रिस्पेक्ट, A के विद रिस्पेक्ट, तो हम क्या करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B माइनस दैट इज वेलोसिटी ऑफ B माइनस वेलोसिटी ऑफ A, यानी कि डायरेक्शन अगर सेम हो तो हमें क्या करने हैं, दोनों वेलोसिटीज को सब्ट्रैक्ट करना है। किस केस में, सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव वेलोसिटी के केस में। रिलेटिव वेलोसिटी के केस में अगर दो डायरेक्शन सेम हैं, दो बॉडीज हैं, वो सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, तो एक दूसरे के साथ हम क्या कर देंगे, उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसी तरह से मान लीजिए अगर डायरेक्शन ऑपोजिट होती, फिर क्या होता, मतलब कहने का मतलब क्या है मेरा, कि मान लीजिए ये बॉडी है, ये मूव कर रही है, इसके सामने दूसरी बॉडी थी, ये भी मूव कर रही है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे की तरफ है, मतलब ऑपोजिट है। तो अगर इस केस में रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी हो, फिर क्या करेंगे, फिर आप वही काम कीजिए। क्या मतलब कि अगर डायरेक्शन ऑपोजिट होती है तो एक वेलोसिटी का साइन हमें नेगेटिव लेना पड़ता है। ये पुराना रूल हो चुका है कि जब दो बॉडीज की डायरेक्शन एक दूसरे के अकॉर्डिंगली ऑपोजिट हो तो साइन क्या आता है, हमेशा डायरेक्शन की वजह से नेगेटिव आता है। तो हम क्या करेंगे, VB, मान लीजिए इसकी डायरेक्शन आपने क्या ली, नेगेटिवली, तो VB माइनस, ये तो था ही, अब क्या हो गया, वेलोसिटी उसकी क्या होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन के आने की वजह से नेगेटिव होगी। तो अब रिलेटिव वेलोसिटी आपके पास कितना आया, रिलेटिव वेलोसिटी अब आया VB प्लस VA। मतलब मुद्दे की बात कि अगर डायरेक्शन ऑपोजिट हो तो दोनों वेलोसिटीज को क्या कर देना है, आपने ऐड कर देना है। अगर एक बंदा दूसरे की तरफ आ रहा है और वो दूसरा बंदा देखना चाहता है कि वो मेरी तरफ कितना आ रहा है, तो वो जो वेलोसिटी निकालेगा वो रिलेटिव निकालेगा, तो उस केस में दोनों वेलोसिटीज क्या होगी, ऐड होगी। अगर सेम डायरेक्शन है तो उस केस में क्या होगा, माइनस होगा। तो लीजिए अब जहां से हमने स्टार्टिंग की थी अपनी, वहीं पे वापस आते हैं कि अब ये ऑब्जर्वर था और ये बंदा था, ये आप हो और ये आपका भाई है। अब आप उस अपने भाई को मूव करते हुए देख रहे हो, तो इसका मतलब आप क्या देखना चाहते हो, आप रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B देखना ढूंढना चाहते हो, किसके विद रिस्पेक्ट, अपने खुद के विद रिस्पेक्ट, दैट इज यू आर दी A। तो इस केस में आप क्या करोगे, इस केस में आप करोगे कि दोनों की डायरेक्शन ये मूव कर रहे हैं, ठीक है, डेफिनेटली एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, आप खड़े हो तो चाहे A लगा लो, चाहे नेगेटिव लगाओ, चाहे पॉजिटिव लगाओ, डायरेक्शन कुछ भी नहीं है, आपसे आगे जा रहा है, ठीक है। तो आप ये जो 10 है वेलोसिटी ऑफ VB वो कितनी है, 10, VA वेलोसिटी कितनी, आपकी खुद की 0, तो इसका मतलब आंसर कितना आ गया, 10 किलोमीटर पर आवर। दैट मीन्स कि आपको जब आप खड़े हो और वो पर्सन मूव कर रहा है, तो आपको वो पर्सन कितनी स्पीड के साथ मूव करता नजर आएगा, 10 किलोमीटर पर आवर के साथ मूव करता नजर आएगा। ये बात सिंपल है, हम वैसे ही देख के बोल सकते थे, लेकिन हमें अब रिलेटिव वेलोसिटी सीखना है कि रिलेटिव वेलोसिटी के अकॉर्डिंगली भी आंसर क्या आ रहा है, वही आ रहा है जो हमारी सोच कह रही है, जो हमारी थिंकिंग पावर कह रही है। लेकिन ये किस केस में काम आएगा रिलेटिव वेलोसिटी, इस केस में तो हम वैसे भी इमेजिन कर ही सकते थे कि अगर हम रेस्ट में है तो सामने वाली बॉडी अगर मूव कर रही है तो आराम से हम जज कर सकते हैं कि उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। लेकिन व्हाट विल हैपन इन दिस केस, अगर इस केस में देखना हो कि दोनों, अब आप और आपका भाई दोनों ही एक ट्रॉली पे मूव करने लगे, कितनी स्पीड के साथ, 10 किलोमीटर पर आवर के साथ। आप खुद कौन हो, आप A हो, ठीक है। तो आपने रिलेटिव वेलोसिटी B की चेक करनी है विद रिस्पेक्ट टू A, अपने भाई की चेक करनी है अपने अकॉर्डिंगली, आप दोनों मूव कर रहे हो। अब आपकी ये जो डायरेक्शन है वो क्या है, इस केस में सेम है, दैट मीन्स कि B की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू A क्या करेंगे, माइनस, क्योंकि डायरेक्शन यहाँ पे क्या चल रही है, सेम चल रही है। तो VB कितना, ये किसके साथ मूव कर रहा है, 10 के साथ, VA कितना, आप दोनों एक ही ट्रॉली पे मूव कर रहे हो तो दोनों की स्पीड क्या होगी, सेम ही होगी। तो VB कितना, 10, VA भी कितना, 10, 10 माइनस 10, आंसर कितना आ गया, 0 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये जो है फैक्ट बन चुका है कि अगर आप दोनों एक ही ट्रॉली के ऊपर मूव कर रहे थे तो आपको अपना भाई किस में लगेगा, रेस्ट में लगेगा। जैसे कि एक ट्रेन पे दोनों पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे हैं तो दोनों एक दूसरे के अकॉर्डिंगली किस पोजीशन पे, रेस्ट पोजीशन पे, तो वो दोनों को क्या लगेगा, आपको क्या लगेगा कि आपका भाई और आप खुद
किसमें हो, रेस्ट पोजीशन में। क्लियर है जी। तो स्पीड तब क्या लगेगी, हालांकि आपकी खुद की स्पीड थी कुछ ना कुछ, लेकिन आपको स्पीड जो लगेगी वो किस में लगेगी, वो 0 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे लगेगी। चलिए एक और केस, मान लीजिए अब एक गाड़ी पे आप ट्रैवल करने लगे, आपकी गाड़ी जा रही है कितनी स्पीड के साथ, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ। आप से आगे एक और गाड़ी है आपके भाई की, वो भी ट्रैवल कर रहा है, उसकी जो स्पीड है वो कितनी है, वो है 100 किलोमीटर पर, वो कितनी है 100 किलोमीटर पर आवर। अब आप हो ए और ये आपका भाई का नाम है बी, ठीक है, कार ए एंड कार बी। तो अब आपको अपना भाई आपसे कितना आगे मूव करता नजर आएगा, ये क्या है, ये रिलेटिव वेलोसिटी है कि आप तो मूव कर रहे हो लेकिन आपको अपना भाई कितना ज्यादा तेज मूव करता नजर आएगा, कि आपको आपका भाई 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ ज्यादा हुआ नजर आएगा, कि उससे कम मूव करता हुआ नजर आएगा, कि उससे ज्यादा मूव करता हुआ नजर आएगा। ये हमें जो कॉन्सेप्ट है, जो हमें ये ऑब्जर्व करना है कि अगर एक बॉडी मूव कर रही है, हम खड़े हैं, रेस्ट में हैं या मोशन में हैं, तो दूसरी बॉडी हमें कितनी स्पीड के साथ मूव करती हुई नजर आएगी, ये फैक्टर रिलेटिव वेलोसिटी के साथ ही निकल सकता है। तो इस केस में अब क्या हुआ, आप खड़े नहीं हो, आप मूव कर रहे हो, कितनी स्पीड के साथ, 60 के साथ। तो आपको आपके आगे वाली गाड़ी जो कि 100 के साथ मूव कर रही थी, पर लेकिन आपको वो गाड़ी कितनी स्पीड के साथ मूव करती नजर आएगी, ये हमें ढूंढना है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमें रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी किसके विद रिस्पेक्ट ढूंढनी है, ए के विद रिस्पेक्ट ढूंढनी है। तो अब डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे डायरेक्शन है सेम, तो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस ए, बी कितनी थी 100, ए कितनी थी 60, आंसर कितना आ गया 40 किलोमीटर पर आवर। दैट मीन्स कि आपको आपका भाई कितना आगे मूव करता नजर आ रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ मूव करता हुआ नजर आ रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्या नाम देते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी का नाम देते हैं। ठीक है जी, कि अगर आपको वेलोसिटी पता करनी है दूसरे के डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग, दूसरा अगर मूव कर रहा है, आप भी मूव कर रहे हो, तो भाई दूसरे की वेलोसिटी आपके अकॉर्डिंगली कितनी है, इस केस में हम रिलेटिव वेलोसिटी का फैक्ट अपनाएंगे। इसी तरह से अगर ये दोनों गाड़ी ऑपोजिट आ रही होती, ये मूव कर रही है 40 के साथ और इससे ऑपोजिट एक और गाड़ी है, वो मूव कर रही है 60 किलोमीटर पर आवर के साथ। अब इसको ये गाड़ी कितने के साथ आती हुई नजर आएगी, मतलब ये ए है, ये बी है, तो वेलोसिटी ऑफ बी पता करनी है विद रिस्पेक्ट टू ए। भी इसको ये गाड़ी कितनी स्पीड के साथ आती हुई नजर आएगी, तो वो खुद कितने के साथ चल रहा है, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। वीबी कितना 60, वीए कितना 40, आंसर विल बी 100 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब इसके केस में इसको क्या लगेगा कि दूसरी गाड़ी क्या है, मेरे पास 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ आ रही है, कारण वो खुद भी मूव कर रहा है कोई ना कोई स्पीड के साथ, तो उसकी स्पीड भी यूज हो रही है, प्लस जो दूसरा आ रहा है वो भी किसी न किसी स्पीड के साथ आ रहा है, तो उसकी स्पीड भी यूज हो रही है, दोनों यहाँ पे क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो उसको अपनी स्पीड जो लगेगी कि दूसरा उसकी तरफ कितनी स्पीड के साथ आ रहा है, उसको लगेगा 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ आ रहा है। तो ये भी कंसेप्ट हमने किसके जरिए निकाला, रिलेटिव वेलोसिटी के नजरिए निकाला। अब जब दो बॉडीज कोलाइड होती हैं तब भी यही फैक्ट ही काम आएगा। यही एग्जांपल लेकर चलते हैं कि अब मान लीजिए ये 60 के साथ चल रहा था, एक बार फिर से ये 60 के साथ चल रहा था, ये गाड़ी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ चल रही थी, क्या होगा, डेफिनेटली ये ज्यादा स्पीड के साथ चल रहा है, एक ही लाइन है, एक ही सिंगल लेन रोड है, ये 60 के साथ आ रहा है, 40 पे आ रहा है, तो किसी टाइम के ऊपर क्या आएगा कि 60 वाला 40 को आगे टक्कर मारेगा, पीछे से आके गाड़ी ठोकेगा। तो
अब हमें ये देखना है कि जब इस गाड़ी ने इस गाड़ी को कोलाइड किया पीछे से आके, तो कोलिजन कितना धमाकेदार था, कितना ज्यादा नुकसान वाला था, कितनी स्पीड के साथ वो उसकी तरफ अपनी टक्कर मारेगा, ये हमें पता करना है। क्या पता करना है कि कितनी स्पीड के साथ एक गाड़ी दूसरी को टक्कर मारेगी, कोलाइड करेगी। तो ये कॉन्सेप्ट भी हम रिलेटिव वेलोसिटी के नजरिए से निकाल सकते हैं कि भाई किसका देखना है, बी के ऊपर नुकसान देखना है, किसके कारण, ए के कारण। तो इसका मतलब क्या हो गया, या ये भी बोल सकते हो कि ए ने बी को स्ट्राइक करना है तो ए का देखना है कि बी के ऊपर कितनी स्पीड के साथ स्ट्राइक करेगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, फिर सेम डायरेक्शन बी ए माइनस बी बी, ये कितनी स्पीड के साथ चल रहा है 60, बी किसके साथ चल रहा है 40, आंसर कितना आ गया 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, तो इतनी स्पीड के साथ ये क्या आके करेगा, ए को आके हिट, बी को आके हिट करेगा। यानी कि इन दोनों के बीच का जो कोलिजन है वो कितनी स्पीड के साथ टकराएगा, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ बी जो है वो ए को टक्कर मारेगा, या ए जो है वो बी को टक्कर मारेगा। ठीक है, वही अगर डायरेक्शन ऑपोजिट होती, इस केस में अगर यही स्पीड के साथ कोलिजन देखना होता तो क्या होगा, फिर दोनों ऑपोजिट आ रही हैं, दोनों ही सेम डायरेक्शन से आ रही हैं, तो इमेजिन कर सकते हैं कोलिजन ज्यादा धमाकेदार होगा। अगर पीछे से गाड़ी हिट करे तो नुकसान कम होता है, अगर आगे से दो गाड़ी हिट कर जाए तो नुकसान ज्यादा होता है। तो अब ये दोनों ऑपोजिट आ रही है, तो अब इस केस में ये जो दोनों का कोलिजन होगा वो कितनी स्पीड के साथ होगा, तो उस केस में हम क्या करेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन है ऐड करेंगे, इसका मतलब कि इनका कोलिजन इनकी खुद की स्पीड से भी ज्यादा हो रहा है, वो कितना 100 किलोमीटर पर आवर, मतलब नुकसान इस केस में क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये कंसेप्ट है रिलेटिव वेलोसिटी को निकालने का, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट बताया है कि अगर तो डायरेक्शंस आपको सेम बताई जाए तो आपने दो वेलोसिटीज को माइनस कर देना है, अगर डायरेक्शन यहाँ पे ऑपोजिट हो तो दोनों वेलोसिटीज को आपने प्लस कर देना है। इस तरीके से आप एक ही वेलोसिटी दूसरे के अकॉर्डिंगली ढूंढ सकते हैं। चलिए, तो ये हमारे पास कंसेप्ट आया रिलेटिव वेलोसिटी का। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें न्यूमेरिकल्स में कैसे पता लगेगा कि कहां पे रिलेटिव वेलोसिटी अप्लाई करना है, कहां पे रिलेटिव वेलोसिटी अप्लाई नहीं करना। देखिए, बड़ा सिंपल सा सिस्टम मैं आपको बता रहा हूं। मान लीजिए कि अगर एक बेल्ट है, यहां पे ये बेल्ट है, मूविंग बेल्ट, इस मूविंग बेल्ट के ऊपर एक बच्चा लगातार मूव कर रहा है, बेल्ट भी मूव कर रही है और इसी बेल्ट के ऊपर बच्चा भी दौड़ रहा है। बच्चा दौड़ रहा है, स्पीड ऑफ चाइल्ड इज 4 किलोमीटर पर आवर, और ये जो बेल्ट है, स्पीड ऑफ बेल्ट ये है 9 किलोमीटर पर आवर। ये बेल्ट मूव कर रही है 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ, ये बच्चा किसकी स्पीड के साथ मूव कर रहा है, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ। हमें ये देखना है कि व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ चाइल्ड विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट। स्पीड ऑफ चाइल्ड बेल्ट के अकॉर्डिंगली कितनी है, मतलब मैं फिर से क्वेश्चन को रीरूट करता हूं। मैं ये देखना चाहता हूं कि बाहर एक ऑब्जर्वर इन दोनों को देख रहा है, ऑब्जर्वर देख रहा है इन दोनों को, ठीक है, वो चाइल्ड को भी ऑब्जर्व कर रहा है, वो बेल्ट को भी ऑब्जर्व कर रहा है। वो ये देखना चाहता है कि भाई स्पीड ऑफ चाइल्ड कितनी होगी जब चाइल्ड ए से बी की तरफ आ रहा होगा। जब चाइल्ड ए से बी की तरफ जा रहा होगा, मतलब जिस डायरेक्शन में बेल्ट की डायरेक्शन जो है वो ए से बी की तरफ है, जो बेल्ट मूव कर रही है वो ए से बी की तरफ मूव कर रही है, जो बच्चा मूव कर रहा है वो भी ए से बी की तरफ मूव कर रहा है। तो वो ये देखना चाहता है कि बच्चे की मोशन कितनी होगी, किसके अकॉर्डिंगली है वो, हमें किसके अकॉर्डिंग देखना है, ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंगली देखना है, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर है। अब पहले क्या हो रहा था, पहले आप खड़े थे, आप भी ऑब्जर्वर ही थे पहले भी, लेकिन जो सामने वाला पर्सन को आप ऑब्जर्व कर रहे थे, जो ट्रॉली के ऊपर मूव कर रहा था, वो सिंगल बॉडी थी। अब क्या है, मतलब सिंगल वेलोसिटी थी उस बंदे की, वो 10 किलोमीटर पर आवर के साथ मूव कर रहा था, आप खड़े थे, आपको ऑब्जर्व हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे बच्चा भी मूव कर रहा है और बेल्ट भी मूव कर रही है। दो बॉडीज को कौन ऑब्जर्व कर रहा है, एक ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है। तो ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंगली हमें ये पता करना है
कि भाई इस बच्चे की स्पीड कितनी होगी अगर वो बेल्ट के साथ ही सेम डायरेक्शन में मूव करे जिस डायरेक्शन में बेल्ट मूव कर रही है। तो बेटा यहाँ पे अगर कोई बच्चा बोले, अगर मैं किसी बच्चे से क्वेश्चन पूछूं मैं क्या करूं, तो वो बोलता है कि सर बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है कि बेल्ट और जो चाइल्ड है वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी अप्लाई कर दूं। लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि रिलेटिव वेलोसिटी कब अप्लाई होती है, विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहां पे है, वो तो बाहर है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंगली अप्लाई करना पड़ेगा ना रिलेटिव वेलोसिटी को। इन दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी अप्लाई करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। हाँ, अगर बेल्ट ऑब्जर्व करना चाहती, अगर बेल्ट देखना चाहते हैं कि भी बेल्ट के ऊपर बेल्ट देखना चाहते हैं कि मेरे ऊपर बच्चा कितनी स्पीड के साथ मूव कर रहा है, फिर हम बोल सकते थे कि रिलेटिव वेलोसिटी अप्लाई कर देते, क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस तब क्या है, बेल्ट है। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन है, ऑब्जर्वर है, और ऑब्जर्वर क्या है, ऑब्जर्वर खड़ा है 0 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो लंबी बात नहीं मैं करूंगा, जस्ट इतना बताऊंगा कि अब यहाँ पे आपको रिलेटिव वेलोसिटी अप्लाई नहीं करनी है। रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो अप्लाई नहीं करनी है। न्यूमेरिकल का ट्रिक बता रहा हूं, लंबा काम नहीं करवा रहा हूं, न्यूमेरिकल का ट्रिक बता रहा हूं कि आपने ये मान के चलना है कि यहाँ पे आपने रिलेटिव वेलोसिटी अप्लाई नहीं करनी। कारण, क्योंकि भाई जो ऑब्जर्वर है वो तो बाहर है, उसके साथ अगर रिलेटिव वेलोसिटी अप्लाई कर भी दोगे, +0 कर दोगे, -0 कर दोगे, तो क्या फर्क पड़ता है, आंसर तो वही का वही रहेगा ना, इसके अकॉर्डिंग तो कुछ चेंज हो ही नहीं रहा। तो इस केस में आपको रिलेटिव वेलोसिटी अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आप इन दोनों के बीच का कॉम्बिनेशन देखो। अब इन दोनों के बीच का कॉम्बिनेशन जब आप देखोगे, वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड अगर आप देखना चाहते हो कि कितनी है, तो चाइल्ड कितनी स्पीड के साथ मूव कर रहा है, 4 के साथ, बेल्ट कितनी स्पीड के साथ मूव कर रही है, 9 के साथ, तो आंसर कितना आ गया हमारे पास, 13 किलोमीटर पर आवर। और वैसे भी आप सोच के देखो, आपने ट्रेडमिल का नाम तो सुना ही होगा, ट्रेडमिल के ऊपर एक बंदा मूव कर रहा है, जिस डायरेक्शन में ट्रेडमिल मूव कर रही है उस डायरेक्शन में ही बंदा मूव कर रहा है, तो ट्रेडमिल उसकी स्पीड को क्या करेगी, इंक्रीज ही करेगी। तो ऐसे ही जिस डायरेक्शन में बेल्ट मूव कर रही थी उस डायरेक्शन में चाइल्ड मूव कर रहा है, तो उसकी स्पीड को क्या करेगी, बेल्ट इंक्रीज ही करेगी। तो इस केस में रिलेटिव वेलोसिटी अप्लाई नहीं करना। तो अब मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, बड़ा धमाकेदार ट्रिक है जो न्यूमेरिकल्स में आपको बहुत काम देगा। वो क्या, अब देखिए कि ये बच्चा और ये बेल्ट, ये दोनों क्या है, एक ही सिस्टम है। बेल्ट और बच्चा दोनों क्या है, एक दूसरे के साथ अटैच है। जब सिस्टम एक हो, जब सिस्टम एक हो तो रिलेटिव वेलोसिटी आपको अप्लाई नहीं करनी। ये लाइन आप लिख सकते हो, मैं यहां पे लिख भी रहा हूं कि इफ देयर इज ए वन सिस्टम ऑफ 2 बॉडीज, अगर 2 बॉडीज का एक सिस्टम बन रहा है, मतलब दोनों बॉडीज एक दूसरे के साथ अटैच है, सिस्टम बनाने का मतलब कि एक दूसरे के साथ अटैच है, देन relative velocity not applied, तब उस केस में relative velocity अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंगली क्या है यहाँ पे केस, ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंगली। और हर बारी जब भी हम ऐसा कुछ न्यूमेरिकल करेंगे तो ऑब्जर्वर को तो मान के चलेंगे, चाहे क्वेश्चन में मेंशन करा हो चाहे ना करा हो। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। इस कारण जितने भी काइनेमेटिक्स के न्यूमेरिकल हैं वो है ही इस प्रकार के कि ऑब्जर्वर रेस्ट पोजीशन पे है, मोस्टली न्यूमेरिकल्स। ठीक है, बहुत रेयर है। तो अब जब ऑब्जर्वर रेस्ट पोजीशन पे है तो डेफिनेटली उस केस में हम क्या करेंगे, अगर सिस्टम एक बन रहा है तो रिलेटिव वेलोसिटी अप्लाई नहीं करेंगे, और सिंपली अगर सेम डायरेक्शन है तो ऐड, ऑपोजिट है तो माइनस, उस केस में हम सिंपल चलेंगे। ठीक है, कि एक दूसरे की वेलोसिटी को कितना कम कर रहा है। इसी तरह से अगर मान लीजिए एग्जाम्पल एक और लेकर चलते हैं, क्या है एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है कि 2 ट्रेन हैं, 2 ट्रेन हैं, एक ये ट्रेन है, दैट इज ट्रेन नंबर ए, ये मूव कर रही है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ किसी ट्रैक के ऊपर। एक दूसरी ट्रेन है,
ये ट्रेन नंबर बी है, ये मूव कर रही है 100 किलोमीटर पर आवर के साथ। अब यहाँ पे हमसे डिस्कस किया जाता है कि बताइए जी वेलोसिटी कितनी होगी विद रिस्पेक्ट टू ए और बी, या सिंपल शब्द बोल दें कि वेलोसिटी कितनी होगी दोनों की। अब क्या है, दोनों की जब वेलोसिटी है, चाहे ऑब्जर्वर इनको ऑब्जर्व कर रहा है, बाहर खड़ा ऑब्जर्वर इनको ऑब्जर्व कर रहा है, तो क्या हो रहा है, अब ये ट्रेन डिफरेंट ट्रैक पे मूव कर रही है, ये ट्रेन डिफरेंट ट्रैक पे मूव कर रही है। मतलब किसी भी तरीके से आप ये तो नहीं बोल सकते कि ये दोनों ट्रेन अटैच हैं या ये दोनों ट्रेन मिलके एक सिस्टम बना रही हैं। तो यहाँ पे हमें स्पष्ट दिख रहा है कि सिस्टम क्या है, डिफरेंट सिस्टम है। तो डिफरेंट सिस्टम जब होगा, ठीक है, वेन एवर सिस्टम इज डिफरेंट, तो उस केस में relative velocity apply 100% होगी। whenever system is different then relative velocity is applied। जब भी सिस्टम डिफरेंट होगा हम क्या करेंगे, relative velocity को अप्लाई करेंगे। तो क्या बोलेंगे अब कि ये क्या है, ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंगली या एक दूसरे के अकॉर्डिंगली, या ऑब्जर्वर कहां पे है, अंदर बैठा है, ठीक, तो उसके अकॉर्डिंगली अब क्या होगा, ट्रेन की वेलोसिटी ए विद रिस्पेक्ट टू बी, या ये दोनों गाड़ी एक दूसरे को देख रही हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो होगा हमारे पास कि दोनों की डायरेक्शन यहाँ पे सेम है, तो ए माइनस बी, आंसर विल बी 100 माइनस 100 इक्वल टू 0 किलोमीटर पर आवर। यानी कि मैं आपको ये ट्रिक दे रहा हूं कि जहां पे आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस की सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऑब्जर्वर आप जहां मर्जी मूव करवाते रहिए, आपका आंसर सिर्फ सिस्टम को ऑब्जर्व करते देने का बन जाएगा कि आप सिस्टम को ऑब्जर्व करोगे और डेफिनेटली आप आंसर देने योग्य हो जाओगे। तो क्या बताया मैंने कि अगर सिस्टम डिफरेंट हो तो रिलेटिव वेलोसिटी अप्लाई कर देनी है, अगर सिस्टम सेम हो तो रिलेटिव वेलोसिटी अप्लाई नहीं करनी, ठीक है। तो सिस्टम सेम और डिफरेंट के अकॉर्डिंगली आप रिलेटिव वेलोसिटी का आंसर दीजिए, ऑब्जर्वर को आपको सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप सोचोगे ही नहीं, तो सिंपली आप हर आंसर जो है, किसी प्रकार का भी आंसर हो जाए वो आप निकाल सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं थोड़ा सा अब आपको फिर से बता रहा हूं, अगर मान लीजिए यही ट्रेन के ऊपर, ये ट्रेन मूव कर रही है, यही ट्रेन के ऊपर एक पर्सन मूव कर रहा हो, वो भी भाग रहा हो ट्रेन के साथ साथ ही, वेलोसिटी ऑफ पर्सन 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ भाग रहे, तब क्या होगा, ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो अब क्या बोलोगे आप कि ट्रेन और ये बच्चा, ये ट्रेन और ये पर्सन, ये दोनों क्या है, एक ही सिस्टम बना रहे हैं, तो उस केस में आप क्या करोगे, दोनों की डायरेक्शन सेम, 100 माइनस 6 और आंसर निकाल दिया, 100 प्लस 6, सॉरी, सिस्टम क्या है, सेम है, तो रिलेटिव वेलोसिटी अप्लाई नहीं करनी, सेम डायरेक्शन है, वेलोसिटी ऐड हो जाएगी, तो आंसर कितना आ जाएगा, बच्चे का आंसर कितना आ जाएगा, 106 किलोमीटर पर आवर विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। बस सिंपल सा काम करना है, सिस्टम एक होगा तो रिलेटिव वेलोसिटी अप्लाई नहीं करनी, अगर सिस्टम डिफरेंट होंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी अप्लाई हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट को सोचकर आप किसी भी न्यूमेरिकल का आंसर आराम से दे सकते हो बिना किसी टेंशन के। जैसे कि हमारे पास सबसे पहला न्यूमेरिकल आता है, क्योंकि जितने भी न्यूमेरिकल्स हमारे पास आएंगे उसमें वर्ड ये नहीं बोला जाएगा कि फाइंड आउट द रिलेटिव वेलोसिटी, उसमें ये बोला जाएगा कि भाई हमने टाइम निकालना है, लेकिन टाइम निकालने से पहले हमें जरूरत महसूस होगी कि हमें वेलोसिटी भी निकालनी चाहिए। तब उस केस में ये बताया नहीं होगा कि रिलेटिव वेलोसिटी अप्लाई करनी है, आपने खुद ही रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला अप्लाई करके एक नेट वेलोसिटी ढूंढ लेनी है। तो वो नेट ढूंढने के लिए मैंने ये आपको तरीका बताया है कि सिस्टम सेम है कि डिफरेंट है, ये एनालाइज कीजिए और देन यू कैन अप्लाई द concept whichever you like we have a numerical, एक न्यूमेरिकल है जी, सो आप नोट कीजिए उस न्यूमेरिकल को। आपको लगेगा कि न्यूमेरिकल का दस्तावेज ही कुछ और है, पूछा कुछ और है न्यूमेरिकल में, लेकिन हम आंसर निकालने के लिए रिलेटिव वेलोसिटी का इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे, यानी कि ये भी एक टूल की तरह ही काम करेगा। टू ट्रेन्स 120 मीटर and 80 meter in length are running in opposite direction, with velocity 4
42 किलोमीटर पर आवर एंड 30 किलोमीटर पर आवर। In what time they will completely cross each other? This is the question. ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें कुछ भी रिलेटिव वेलोसिटी जैसा कुछ भी नहीं है। हमारी सोच है कि हमने अपनी सोच के अकॉर्डिंगली इस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करना है। कि क्या बोला गया कि दो ट्रेन हैं, एक ट्रेन है 120 मीटर की, दूसरी ट्रेन है 80 मीटर की। मैं उस ट्रेन को एक लाइन की तरह ड्रॉ कर रहा हूं कि ये एक ट्रेन है, ये है 120 मीटर की, और ये एक ट्रेन है, ये है 80 मीटर की। एक की लेंथ बड़ी है, एक की लेंथ छोटी है। ये दोनों मूव कर रही हैं। जो ट्रेन ए है, दिस इज मूविंग विद वेलोसिटी 42 किलोमीटर पर आवर, और जो दूसरी ट्रेन है वो मूव कर रही है विद वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर। कहते हैं कितने समय में ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को कंप्लीटली क्रॉस करेंगी? कितने समय में ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को कंप्लीटली क्रॉस करेंगी? एक दूसरे को मतलब कि चाहे तो ऑब्जर्वर आप यहाँ पे बैठा दो अब अपना, चाहे यहाँ पे बैठा दो, पर जहां मर्जी बैठा हो कोई टेंशन नहीं बढ़ती। मान लीजिए मैं ये मान के चलता हूं कि 80 मीटर ने कंप्लीटली क्रॉस करना है इस ट्रेन को, 120 मीटर वाली ट्रेन को 80 मीटर ने कंप्लीटली क्रॉस करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? 80 मीटर वाली ट्रेन को, 80 मीटर ट्रेन वाली को सबसे पहले तो ये 120 वाली लेंथ को कंप्लीट करेगा। ये 120 की पूरे कंसेप्ट को, मतलब इस 80 मीटर की ट्रेन का जो आखिरी डब्बा है, जब वो 120 वाले के इंजन को क्रॉस करेगा तब जाके बोलेंगे हम कि भाई ट्रेन जो है वो कंप्लीटली क्रॉस कर चुकी है। तो होगा क्या अब कि मान लीजिए ये ट्रेन थी, ये है 120 मीटर की, ये ट्रेन है, ये कितने की है? 80 मीटर की। ये आ रही थी और ये आगे है। तो कंप्लीटली क्रॉस करने का मतलब क्या हुआ कि पहले तो इसके इंजन को, जो इसका आखिरी डब्बा है, इसको यहां तक मूव करना है। ये जो आखिरी डब्बा है इस 80 मीटर वाली ट्रेन का, इसको यहां तक आना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसको 80 मीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। चलिए, कुछ टाइम बाद क्या हुआ? ये ट्रेन मूव करेगी। कितना डिस्टेंस मूव करेगी? ये ट्रेन 80 मीटर मूव करेगी और कुछ यहां पे पहुंच गई। अब इसका आखिरी डब्बा इसके साथ मिल चुका है। फिर लेकिन ट्रेन कंप्लीटली क्रॉस कब करती है? जब 120 वाले के इंजन को इसका आखिरी डब्बा क्रॉस करके जाएगा। ये कब हो सकता है? अगर ये ट्रेन, अब ये आखिरी डब्बे को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा इस इंजन के अकॉर्डिंगली, ये देखो, देखना आखिरी डब्बा है कि आखिरी डब्बे को इसके इंजन के अकॉर्डिंगली कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर मैं इस सारे को खत्म कर दूं तो इस आखिरी डब्बे को ही रखूं, तो ये अभी इसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है? 120 का डिस्टेंस ट्रेवल करना है। 80 ये आखिरी डब्बा पहले क्रॉस कर चुका था, इसको क्रॉस करने के लिए कितना डिस्टेंस और ट्रेवल करना पड़ेगा? 120 का डिस्टेंस और ट्रेवल करना पड़ेगा। सेम फॉर 120 मीटर ऑल्सो, कि 120 मीटर को पहले तो अपना 120 खत्म करना है, फिर उसको 80 मीटर भी खत्म करना है। दैट मीन्स कि इन दोनों ट्रेन का जो डिस्टेंस आएगा ट्रेवलिंग का, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल जो आएगा इन दोनों का, वो कितना आएगा? दैट विल बी 120 प्लस 80, आंसर विल बी 200। ये था हमारे पास मीटर में। ये उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात समझ गए होंगे कि ये अगर ट्रेन है, तो क्या होगा? पहले ये वाला इंजन है मान लीजिए, तो ये कैप है, तो पहले तो ये कैप ये ऐसे आया, इसने ट्रेवल किया इतना डिस्टेंस, ये 120 का था, तो इसने ट्रेवल किया जैसे ये, मान लीजिए ये, अब आप शायद समझ सकते हो मेरी बात को, ये बड़ी ट्रेन होगी, ये छोटी ट्रेन होगी। अब ये आ रहा है, ये इसने टच किया, ठीक है, तो ये अब जब मूव करेगा, ठीक है, तो कंप्लीटली क्रॉस कब माना जाएगा? यहाँ पे कंप्लीटली क्रॉस माना जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये कंप्लीटली क्रॉस करने के लिए पहले क्या करेगा? ये अपना डिस्टेंस इतना ट्रेवल करेगा, उस ट्रेन के बराबर आएगा पहले। तो जितना ये डिस्टेंस था इसने अपना ट्रेवल किया, तो उस केस में उस ट्रेन का डिस्टेंस कितना था? 80 मीटर, छोटी वाली का, तो ये 80 मीटर था, तो ये 80 मीटर पहले कवर हुआ।
फिर इसका आखिरी डब्बा जब तक इसके इंजन को क्रॉस नहीं कर जाता, तो आखिरी डब्बा तो भाई यहीं पे ही है। ये ट्रेन थी 120 मीटर की, तो ये आखिरी डब्बा मूव कर रहा है, ये गया और यहां तक पहुंच गया, तो इसको पूरा डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना पड़ा, 120 मीटर। तो कंप्लीटली क्रॉस करने का मैं मतलब समझा रहा हूं, जब तक लास्ट डिब्बा इंजन को क्रॉस ना कर जाए, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते हैं, दोनों ट्रेन के डिस्टेंस को प्लस कर देते हैं, वो हमारे पास दोनों ट्रेन की लेंथ को प्लस कर देते हैं, वो हमारे पास क्या आ जाता है, उन ट्रेन का टोटल डिस्टेंस आ जाता है। चलिए, इतनी बात तो हमारे पास क्लियर हो चुकी है। अब नेक्स्ट हमें ये देखना है कि रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है कि नहीं निकालनी। तो अब ये देखना है कि क्या ये सिस्टम सेम है कि क्या ये सिस्टम डिफरेंट है। तो भाई आप आराम से सोच रहे होगे कि एक ट्रेन एक डिफरेंट ट्रैक पे मूव कर रही है, दूसरी ट्रेन दूसरे डिफरेंट ट्रैक पे मूव कर रही है, दैट मीन्स कि ये दोनों सिस्टम क्या है, डिफरेंट सिस्टम है। तो डिफरेंट सिस्टम के केस में हम क्या बोलेंगे, चलिए अच्छा एक बात, ये एक मिनट करेक्ट कर लो, ऑपोजिट डायरेक्शन ना करो, इसको क्या बोलो आप, सेम डायरेक्शन बोलो, सेम डायरेक्शन, ठीक है, ये सेम डायरेक्शन में। चलिए, अब हमें रिलेटिव वेलोसिटी की बात कर रहा था मैं कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, सिस्टम डिफरेंट है, तो सिस्टम डिफरेंट होने की वजह से क्या होगा, ऑब्जर्वर जहां मर्जी बैठा हो, सेम डायरेक्शन, तो सेम डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालते हो, 42 माइनस 30, तो आंसर कितना आ गया आपके पास, दैट विल बी 12 किलोमीटर पर आवर। ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है जी। तो दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी। अब एक प्रॉब्लम और है छोटी सी, जो हर न्यूमेरिकल में आपको ध्यान रख के चलनी है। देखिए डिस्टेंस किस में दिए हुए हैं, मीटर में, और आपकी वेलोसिटी किस में है, किलोमीटर। अब न्यूमेरिकल का एक असूल होता है कि जब भी आप किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हो तो यूनिट जो है, जो यूनिट है उस वैल्यूज का, वो हमेशा सेम होना चाहिए। अब ये आंसर आ रहा है किलोमीटर पर आवर में और ये आंसर है मीटर में, दैट मीन्स मुझे या तो मीटर को किलोमीटर में चेंज करना पड़ेगा या इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एसआई में करना पड़ेगा। तो इसका मतलब मैं चॉइस करूंगा कि मैं इस 12 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूंगा, क्योंकि ये काम बड़ा आसान है, बड़ा सिंपल सा काम है। क्या कि अगर आपके पास कोई वैल्यू है, मान लीजिए 1 किलोमीटर पर आवर है, तो 1 किलोमीटर पर आवर के अंदर 5/18 मीटर पर सेकंड होते हैं, यानी कि 1 किलोमीटर पर आवर किसके बराबर होता है, 5/18 मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। इसी तरह से अगर आप इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, 12 into 5/18, दैट बिकम्स इक्वल टू 60/18, किसमें, लेकिन वैल्यू किसमें आएगी, दैट विल बी इन मीटर पर सेकंड। यानी कि जो आंसर को आप चेंज करना चाहते हो मीटर पर सेकंड को, में उसको 5/18 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। तो इस तरह से आपने उसको 5/18 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये आपके पास आंसर आ गया मीटर पर सेकंड। चलिए लास्ट स्टेप, अब लास्ट स्टेप क्या है कि हमें क्या पता करनी है, टाइम के बारे में पता करना है कि टाइम कितना लगेगा। तो टाइम किसके बराबर होता है, सिंपल फॉर्मूला, फिर टाइम, क्योंकि वेलोसिटी होता है डिस्टेंस ओवर टाइम, तो टाइम कितना आएगा, डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी। डिस्टेंस भी आ चुका है हमारे पास, कितना है 200, वेलोसिटी भी आ चुकी है कितनी, 60/18, 18 ऊपर चला जाएगा। लीजिए फाइनल स्टेप आ गया हमारे पास, ये जीरो के साथ जीरो कैंसिल, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, 60 सेकेंड्स। एक ट्रेन दूसरे को कितने टाइम में क्रॉस करके जाएगी, 60 सेकेंड्स में क्रॉस करके जाएगी। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आपने आंसर्स को फाइनली निकालना है। तो वेलोसिटी जो चाहिए थी इसमें, वो मैंने किस तरह से देखनी है कि अगर सिस्टम सेम है तो सेम डायरेक्शन मींस ऐड, ऑपोजिट डायरेक्शन मींस माइनस। अगर सिस्टम डिफरेंट थी जैसे कि यहाँ पे थी, तो सेम डायरेक्शन मतलब माइनस और ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब ऐड। तो यहाँ पे सेम डायरेक्शन था, इस कारण हमने माइनस किया। क्लियर है बच्चों? चलिए जी, एक न्यूमेरिकल और ट्राई करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, चोर और पुलिस वाला। ठीक है जी, एक चोर और पुलिस की कहानी है इसमें, तो उस न्यूमेरिकल को हमने करना है चोर और पुलिस के अकॉर्डिंगली।
तो न्यूमेरिकल नोट कीजिए, न्यूमेरिकल है जी, आपकी बुकलेट में भी है ये। अ policeman moving on a highway a policeman moving on a highway with a speed of 30 kilometer per hour fires a bullet at thief's car speeding away in same direction with a speed of 192 kilometer per hour if the muzzle speed of bullet is 150 meter per second, with what speed does bullet hit the thief's car? कितनी स्पीड के साथ जो बुलेट है वो थीफ की कार को हिट करेगी? क्वेश्चन पूरा समझ आया कि एक पुलिसमैन है, वो एक हाईवे के ऊपर मूव कर रही है, कितनी स्पीड के साथ? 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ। उसने एक बुलेट फायर की एक थीफ की कार के ऊपर, जो कि सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, लेकिन उसकी स्पीड कितनी है? 192 किलोमीटर पर आवर है। जो बुलेट पुलिस ने फायर की है, उस बुलेट की स्पीड, मतलब गन से निकलने की स्पीड, दैट इज मदल स्पीड, वो कितनी है? 150 मीटर पर सेकेंड। तो बताइए कि वो बुलेट ने थीफ की कार को कितनी स्पीड के साथ हिट किया? तो आगे ना वही बात कि मैंने आपको बताया था कि जब एक बॉडी को दूसरी बॉडी कोलाइड करती है तो कोलिजन के पीछे भी क्या आएगा? कोलिजन अगर देखना हो कि कितना धमाकेदार था तो वहां पे भी हम रिलेटिव वेलोसिटी ही निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी बड़े ढंग के साथ पहुंचना पड़ेगा, सीधा तो कुछ वैल्यू दी नहीं हुई, ठीक है? तो बड़े ढंग के साथ हम इसका रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो फाइंड आउट करेंगे। मतलब ये पता करेंगे कि बुलेट ने थीफ की कार को कितनी स्पीड के साथ हिट किया, ठीक? तो मान लीजिए कि अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये गाड़ी जो है, ये गाड़ी पुलिस की है, ये गाड़ी थीफ की है, जो पुलिस की गाड़ी की स्पीड है वो हमें दी गई है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ पुलिस 30 किलोमीटर पर आवर। जो थीफ की गाड़ी की स्पीड है वो हमें दी गई है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ स्पीड 192 किलोमीटर पर आवर। और जो बुलेट की स्पीड है वो भी हमें गिवन है कि इस पुलिस वाली गाड़ी से एक बुलेट फायर होती है, ठीक है? तो मदर स्पीड जो बुलेट की है वो कितनी दी हुई है? 150 मीटर पर सेकेंड। और हमें क्या पता करना है कि जब ये बुलेट इस थीफ की गाड़ी को आके लगेगी तो उसकी स्पीड कितनी होगी, ये हमें पता करना है। क्लियर है बच्चों? नाउ अब यहाँ पे हम क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं? सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि बुलेट की स्पीड मीटर पर सेकंड में दी हुई है, गाड़ी और थीफ की स्पीड किलोमीटर पर आवर में स्पीड में दी हुई है, तो हमें इनको चेंज करना है। तो चेंज कैसे करेंगे? जैसे वेलोसिटी ऑफ पुलिस है, इसको अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? 30 × 5/18, ठीक है जी? इसको हमने सॉल्व कर लेना है, आंसर किसमें आ जाएगा? दैट विल बी इन मीटर पर सेकेंड, ठीक? तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है।
उसके बाद थीफ की कार को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना मत भूलिएगा। तो ये कितना हो जाएगा 192 इंटू 5/18, ये भी आंसर इसमें आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। कैलकुलेशन आप लोगों ने करनी है कि किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। चलिए ये बात तो होगी हमारे पास कंप्लीट। ठीक, अब उसके बाद जो मेन कंसेप्ट है वो ये है, अच्छा बुलेट की स्पीड भी हमें दी हुई है। बुलेट की स्पीड हमारे पास कितनी है, बुलेट की स्पीड दी हुई है, दैट विल बी इक्वल टू 150 मीटर पर सेकंड। अब मेन कंसेप्ट हमें ये देखना है कि क्या पुलिस और बुलेट, ये जो बुलेट फायर हुई है पुलिस की गाड़ी से और जो ये पुलिस है, क्या ये डिफरेंट सिस्टम है कि एक ही सिस्टम है। सबसे पहले तो ये देखना है कि क्या ये डिफरेंट सिस्टम में है कि एक ही सिस्टम है। उसी के अकॉर्डिंगली डिसाइड होगा कि भाई बुलेट की जाने की स्पीड कितनी है, हिट करने की स्पीड कितनी है। मदर स्पीड तो क्या थी, गन से निकलने की स्पीड है, लेकिन हम देख रहे हैं कि गाड़ी भी तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी के साथ मूव कर ही रही है, तो शायद क्या पता वो बुलेट की हेल्प कर रही हो वेलोसिटी बढ़ाने में। तो देखा गया कि बुलेट और पुलिस ये दोनों क्या बनाएंगे, ये दोनों एक सिस्टम बना रहे हैं, ये दोनों डिफरेंट सिस्टम नहीं है। क्योंकि अगर पुलिस वाले ने बुलेट को फायर किया है तो गन किसके हाथ में थी, पुलिस वाले के हाथ में थी, और पुलिस कहां पे बैठी है, अपनी गाड़ी में बैठी है, और गाड़ी की स्पीड कितनी थी, 30 किलोमीटर पर आवर थी। तो इसका मतलब जब बुलेट फायर हुई है तब वो कहां पे थी, पुलिस की गाड़ी के अंदर थी। जब बुलेट फायर हो रही है मदर स्पीड, ठीक है, पुलिस वाले के हाथ में थी। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों क्या बना रहे हैं, एक ही सिस्टम बना रहे हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी अप्लाई नहीं होगी। तो हम क्या बोलेंगे कि वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू पुलिस कितनी हो जाएगी। ये थी हमारे पास बुलेट की स्पीड, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो सेम डायरेक्शन में इनको क्या करना है, हमें माइनस करना है या प्लस करना है। रिलेटिव वेलोसिटी अगर अप्लाई नहीं होगी तो क्या करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे, अगर अप्लाई होगी तो क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि पुलिस एंड बुलेट आर मेकिंग वन सिस्टम, so relative velocity not applied, simply velocity of bullet with respect to police is, बुलेट की स्पीड कितनी है 150 प्लस ये कितनी है 30 इंटू 5/18। सॉल्व किएगा मीटर पर सेकंड में आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास फाइनल हो गया कि पुलिस और बुलेट को हमने क्या कर दिया। अच्छा, इसके अब आंसर्स भी आप वैसे कर दीजिए, जैसे 30 इंटू 5/18, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 38, तो ये बन जाएगा हमारे पास 8.3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ थीफ है हमारे पास 192 इंटू 5/18, तो थीफ की वेलोसिटी हमारे पास कितनी हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू 38.4 मीटर पर सेकंड। बुलेट हमारे पास पहली मीटर पर सेकंड में। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे 150, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 150 प्लस 30 इंटू 5/18, ये हो गया 8.3। फाइनल आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 158.3 मीटर पर सेकंड। एक तरह से आंसर्स फाइनल हो जाएंगे, ठीक है। अब हमें लास्ट स्टेप करना है। लास्ट स्टेप क्या है कि भाई इस बुलेट ने अब थीफ की कार को कितनी स्पीड के साथ हिट किया। अब आप देख सकते हो कि क्या बुलेट और थीफ एक सिस्टम है। क्या बुलेट जब आ रही है, ये बुलेट आ रही है और ये थीफ की गाड़ी आ गई है, तो क्या ये और ये एक सिस्टम है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि बुलेट एंड थीफ आर ऑफ different systems, so relative velocity applied, यहाँ पे क्या कर जाएगा, relative velocity अप्लाई हो जाएगी। और उसी के सारे हम क्या पता कर लेंगे कि बुलेट ने थीफ की गाड़ी को कितनी स्पीड के साथ हिट किया। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीफ कितनी आई, बुलेट की जो स्पीड थी वो कितनी थी, अब वो 138.4 नहीं बोलेंगे, ये 150 मीटर पर सेकंड नहीं बोलेंगे, कितनी बोलेंगे। पुलिस ने बुलेट की स्पीड में कुछ ना कुछ योगदान जरूर पाया है, क्योंकि वो भी 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ चल रही थी, उसकी भी स्पीड उसमें बुलेट में ऐड हो चुकी है। दोनों ने मिलके उसकी स्पीड को जनरलाइज किया है, बुलेट की स्पीड, क्योंकि बुलेट ने पहले से एक स्पीड गेन की हुई थी। ऑलरेडी गेनिंग स्पीड वाले को अगर और स्पीड दें तो वो पुरानी स्पीड को यूज करके ही आगे बढ़ता है।
तो ये पहले से गेन हो चुका था कितना 30, उसमें ऐड कितना हुआ 150 मीटर पर सेकेंड। तो ये सब कुछ सॉल्व करके हमारे पास आंसर कितना आया 158.3। ये पूरी की पूरी स्पीड किसके अंदर है, इस बुलेट के अंदर है। और थीफ की गाड़ी और बुलेट की गाड़ी क्या है, बुलेट और थीफ दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो डायरेक्शन सेम हो मतलब क्या करेंगे हम यहाँ पे माइनस करेंगे। ये थीफ की वेलोसिटी कितनी, ये हम निकाल चुके हैं, दैट इज 38.4 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन सेम थी तो रिलेटिव वेलोसिटी अप्लाई करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे इनको माइनस कर दिया। जब माइनस करेंगे तो फाइनल आंसर कितना आएगा 119.9, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 120 मीटर पर सेकेंड। तो 120 मीटर पर सेकंड के साथ बुलेट जो है वो थीफ की गाड़ी को हिट करेगी। क्लियर है बच्चों? तो ये सारा कंसेप्ट है हमारे पास किसके अंदर, दैट इज इन रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट। क्लियर जी? सो लो जी, यहां तक हमारे आज का कंसेप्ट था रिलेटिव वेलोसिटी के अंदर। और फिर